जयतु संस्कृतम बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे टीजीटी का, यूपी टीजीटी की मैं आपको करा रही थी सूत्र व्याख्या, और हम पढ़ेंगे आज सूत्र व्याख्या। 3 से 4 सूत्र हम पढ़ चुके हैं, उन्हीं सूत्रों की व्याख्या आगे हम अब आगे देखते हैं। ठीक है, जैसे सूत्र होते हैं हमारे संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, नियमन सूत्र, विधि सूत्र, उन सभी सूत्रों को हम 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 डेली पढ़ते जाएंगे और सारी सूत्र व्याख्या, सारे सूत्रों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। यूपी टीजीटी में सूत्र से डायरेक्ट 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं जो हमारे अच्छे से हो जाएंगे। बाकी 30 से 40% सूत्र व्याकरण तो सारी सूत्रों पर ही आधारित है, लेकिन डायरेक्ट सूत्र भी पूछे जाते हैं कि ये सूत्र क्या करता है, ये सूत्र कहाँ लगता है, इस तरीके के प्रश्न भी डायरेक्ट आते हैं। तो इससे हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं हम सूत्र व्याख्या। चलिए, आज का हमारा पहला सूत्र है मुख नासिका वचनो अनुनासिकः। मुख का अर्थ आप सभी जानते हैं, मुख जो जिससे हम बोलते हैं मुख, नासिका नाक, मुख और नाक, वचनों जो हम वचन कहते हैं, जो हम बोलते हैं। ठीक, अनुनासिकः वो होती है हमारे अनुनासिक, जो वर्ण मुख और नाक से बोले जाते हैं वो कहे जाते हैं अनुनासिक वर्ण। ठीक, अब अनुनासिक वर्ण ये मुख नासिका वचनो अनुनासिका, ये कैसा सूत्र है और ये क्या करता है? ये है हमारा अनुनासिक संज्ञा सूत्र। कैसा सूत्र है? अनुनासिक संज्ञा सूत्र। अनुनासिक संज्ञा सूत्र। मुख नासिका वचनो अनुनासिकः, अनुनासिक संज्ञा सूत्र। कैसा सूत्र है ये? अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र। ठीक है, आपको सूत्र दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये किस प्रकार का सूत्र है, तो आप कर लेंगे कि ये संज्ञा सूत्र है। और कौन सी संज्ञा करता है? अनुनासिक संज्ञा। कौन सी संज्ञा करता है? अनुनासिक संज्ञा। अनुनासिक संज्ञा करता है। चलिए इसको हम तोड़कर लिखते हैं। मुख नासिका, मुख नासिका वचनः। तो इसमें कौन सी विभक्ति हो गई पूरे में? इनमें हो गई बेटा प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति। और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक एक पद हो गया। अब दूसरा है हमारा अनुनासिकः। अनुनासिकः, इसमें भी हमारी प्रथमा विभक्ति हो गई। ये भी प्रथमा विभक्ति में है और ये भी प्रथमा में है। पद कितने हो गए इसमें? 2, एक ये और एक ये। कितने पद हो गए? इस सूत्र में पद हो गए 2 पद। सूत्र कैसा है? अनुनासिक संज्ञा सूत्र। पद कितने हो गए? 2। अब इसमें वर्ण कौन कौन से आते हैं? आप सभी जानते हैं कि मुख और नासिका के साथ मिलकर जो उच्चारित होते हैं वर्ण, वो 5 तो हमारे हैं ही। ठीक है,
वो 5 तो होंगे ही होंगे, क्योंकि जो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और टा और पा वर्ग, ये जो हमारे 5 वर्ग हैं, पांचों वर्गों का 5वां वर्ण अनुनासिक वर्ण होता है, जो नाक और मुख दोनों से बोला जाता है। जैसे अंगा, दूसरा य, तीसरा ण और चौथा ना और म। 5 तो ये हो गए, और एक हमारा ये वाला आ भी हो जाता है, ठीक है, जिनमें ये चंद्रबिंदु लगता है, ठीक। और एक य, ये वाले अर्ध स्वर कहे जाते हैं, और अर्ध स्वर में य और व जो नाक और मुख दोनों से बोले जाते हैं, और इसमें एक ल, ठीक हो गया। तो एक ये आ हो गया, अंगा, य, ण, न, म, य, व, ल, ठीक है। ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे 9 वर्ण हो गए, जो मुख और नासिका से बोले जाते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा, आपको एग्जामिनर प्रश्न तैयार करेगा, क्वेश्चन तैयार करेगा कि मुख अनुनासिका वचनों अनुनासिकः, जो संज्ञा सूत्र है उसमें कौन से वर्ण आते हैं, या उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। ये तो आप कर लेंगे, अंगा, य, ण, न, म, ये तो सबको पता है, लेकिन ये वाला आ भी आता है, ये कुछ लोग ही जानते हैं। य, व, ल, ये भी सभी नहीं जानते हैं। तो जब ये वाले वर्ण आएंगे तो आप ज़रूर कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक। ये वाली चंद्रबिंदु जिस भी वर्ण पर लगेगी तो वो नाक और मुख दोनों से बोला जाएगा। इसके अलावा और भी वर्ण हो जाएंगे, ठीक है। ये तो हमारे कुल 9 ही हैं, लेकिन इसके जैसे और भी हो जाएंगे, ठीक। ये तो हमारे हैं ही 5, ये 5 तो हमारे नासिक के वर्ण हैं ही। अगर चंद्रबिंदु इन पर लगा है तो ये भी हैं, और आ भी है। तो मुख, नासिका, वचनः प्रथमा विभक्ति में, अनुनासिका प्रथमा विभक्ति में। पद कितने हो गए? 2। सूत्र कैसा हो गया? अनुनासिक संज्ञा सूत्र, ठीक है। वर्ण कौन कौन से हो गए? ये। अब आपसे क्या पूछा जाएगा? एक तो ये सूत्र कैसा है, ये कौन सी विभक्ति में है, और कितने पद हैं, और कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो ये वाला सूत्र हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। चलिए, अगला सूत्र है हमारा तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। सवर्णम का मतलब है उसके समान, एक जैसे वर्ण। सवर्णम मतलब समान वर्ण। तुल्य समान, अस्य इसका, जिसका, प्रयत्न प्रयत्न। कौन से वाले प्रयत्न? प्रयत्न होते हैं बेटा 2, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तुल्य, चलिए तोड़ के लिख देते हैं। पहले आपको ये सूत्र लिखना है, कैसा है? सवर्ण संज्ञा सूत्र। सवर्ण संज्ञा सूत्र कैसा सूत्र है? कौन सी संज्ञा करता है ये? सवर्ण संज्ञा, ठीक। अब इसे तोड़कर लिखेंगे तो तुल्य। तुल्य का अर्थ होता है बेटा समानता दिखाना, मतलब तुलना करना, समानता। उसकी जब हम 2 चीज़ों की तुलना करेंगे तो देखेंगे कि इनमें समानता है या भिन्नता है। जो समानता अगर होती है तो उसे हम सवर्ण कह देते हैं, ठीक। आस्य, और प्रयत्नम।
ये प्रथमा विभक्ति में है। और सवर्णम पद कितने हो गए? 2। ठीक, पद हो गए हमारे इसमें 2। तुल्य, आस्य, प्रयत्नम, सवर्णम। प्रथमा विभक्ति प्रयत्नम में और सवर्णम में भी प्रथमा विभक्ति। आस्य, प्रयत्नम, सवर्णम। ठीक, और कैसा सूत्र है? सवर्ण संज्ञा सूत्र। क्या करता है ये? सवर्ण संज्ञा। तुल्य का अर्थ है समानता, आस्य मुख, प्रयत्नम प्रयत्न, अभ्यंतर हो या बाह्य, ये 2 प्रयत्न हैं। लेकिन जिस भी वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न समान होगा, आस्य जो मुख से जब हम उच्चारण करते हैं, जब हम उच्चारण करते हैं मुख से या नाक से, तो जब उच्चारण स्थान हमारे 8 हैं, उन 8 उच्चारण स्थान में जिस भी वर्ण का उच्चारण स्थान एक हो और आभ्यंतर प्रयत्न एक हो, उन्हीं वर्णों की सावर्ण संज्ञा होती है। वही वर्ण सावर्णी होते हैं। ठीक, सावर्णी मतलब समान होंगे, आभ्यंतर प्रयत्न भी समान हो और उच्चारण स्थान भी समान हो। और खोल के लिख सकते हैं, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान जैसे क वर्ण है, क का कंठ है उच्चारण स्थान, अब उसका अभ्यंतर प्रयत्न भी समान होना चाहिए, तभी हमारा वो सवर्ण कहलाएगा। अब उच्चारण स्थान प्लस होगा अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न नहीं लेंगे, अभ्यंतर प्रयत्न कौन सा हो? अभ्यंतर। जब ये दोनों चीज़ें एक ही वर्ण की समान होंगी, तभी हमारा वो सवर्ण संज्ञा करेगा, उसी वर्ण की सवर्ण संज्ञा होगी। ठीक, जैसे आ और आ की। ठीक, जैसे ई और ई, ये भी सावर्णी है। जैसे ऊ और बड़ा ऊ, ये भी सावर्णी है। यही सावर्णी कहलाएंगे। ठीक है, यही वर्ण सावर्णी है। अगर मैं कहूँ क प्लस च, तो क्या ये सवर्णी है? नहीं, इनके उच्चारण स्थान भी अलग हैं और अभ्यंतर प्रयत्न भी अलग हैं, तब ये हमारे ये सावर्णी नहीं कहलाएंगे। ठीक है, सावर्णी तभी होगा तब उसी वर्ग का हो, उच्चारण स्थान भी समान हो और अभ्यंतर प्रयत्न भी समान हो। ठीक है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, सवर्ण संज्ञा सूत्र। कैसा सूत्र है? सवर्ण संज्ञा। कितने पद हैं? 2 पद हैं। उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न जब समान होंगे, तभी सावर्णी संज्ञा करेंगे, तभी वो वर्ण सावर्णी कहलाएंगे। जैसे अ और आ, जैसे आ या अ, दीर्घ हो या ह्रस्व हो, लेकिन एक ही वर्ग के हों, एक ही उच्चारण स्थान हो, एक ही उन वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न हो। ई हो या ई, ऊ, बड़ा ऊ या ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ, आगे हो या पीछे हो, पीछे दीर्घ हो या पीछे ह्रस्व हो, कोई भी वर्ण हो, लेकिन उसी का अभ्यंतर प्रयत्न, उसी का उच्चारण स्थान समान हो, चाहे दीर्घ पहले हो चाहे ह्रस्व पहले हो, लेकिन ये दोनों चीज़ समान होनी चाहिए, तभी हमारे ये वर्ण सवर्ण संज्ञा करेंगे। ठीक है, जैसे
तथा प्लस अपि। अपि। अब इसमें आ और अ, दीर्घ आ यहाँ है और ह्रस्व अ इधर है। जब ये दोनों आ मिलेंगे और इधर से ये आ, तब हमारा दीर्घ आ हो जाएगा। जब दीर्घ आ हो जाएगा तो इनकी आपस में क्या हो गई, श्रवण संज्ञा। जब हमने इनकी श्रवण संज्ञा की तो हमारा ये जो शब्द बना, पद बना मिलकर, ये हो गया तथापि। हमारा दीर्घ संधि का सूत्र भी सवर्ण आता, उसमें भी आता है अंकः दीर्घ सवर्ण। मतलब वो क्या करता है, अंकः दीर्घ सवर्ण। जो हमारा दीर्घ, जो हमारे स्वर हैं, जो भी हमारा स्वर वर्ण हैं, उन वर्णों को अकः, अक प्रत्याहार में जो भी वर्ण आते हैं, अक प्रत्याहार के वर्ण ह्रस्व हो या दीर्घ हो, लेकिन समान हो। जब उन समान वर्णों को हम दीर्घ करते हैं तब हमारी सवर्ण संज्ञा हो जाती है, वो दीर्घ हो जाते हैं, इसीलिए हमारी दीर्घ संधि हो जाती है। दीर्घ संधि क्या करती है, लघु लघु को दीर्घ कर देती है, ह्रस्व ह्रस्व को, ह्रस्व और लघु को, ह्रस्व और दीर्घ को वो दीर्घ कर देती है। और लेकिन यहाँ आ होगा और यहाँ ई होगा तब नहीं होगी, तब दीर्घ संधि नहीं होगी, क्योंकि उसमें सवर्ण नहीं है। आ और अ होंगे तभी सवर्ण होंगे, तभी हमारी दीर्घ संधि होगी, तभी सवर्ण संज्ञा होगी। अगर ई प्लस री हो तो क्या हो जाएगी, नहीं होगी, तब भी नहीं होगी, यहाँ भी नहीं होगी, यहाँ होगी। जब भी ऐसी जगह आएंगी तब हो जाएगी। इनकी होगी और इनकी होगी, ठीक। चलिए अगला सूत्र है हमारा, अगला सूत्र है ना झलऊ। ना झलऊ, ना पहला ही वर्ण है ना, तो ना झलऊ हमारा सवर्ण संज्ञा सूत्र तो है। ना झलऊ, जैसे ना, ना पहला ही वर्ण है हमारा ना, ये सवर्ण संज्ञा सूत्र तो है, लेकिन ये सवर्ण संज्ञा का निषेध सूत्र है, ये निषेध करता है। सवर्ण संज्ञा का निषेध करने वाला सूत्र अगर आपसे पूछा जाए कि सवर्ण संज्ञा का सूत्र कौन सा है, तो तुल्यास्य प्रथमम सवर्णम, ठीक। निषेध संज्ञा, सवर्ण संज्ञा का निषेध करने वाला सूत्र कौन सा है, तो वो हो गया हमारा ना झलऊ। ना झलऊ क्या करता है, सवर्ण संज्ञा का निषेध। अब निषेध कहाँ करता है ये देख लेते हैं। तो ये कैसा सूत्र है, ये है हमारा निषेध सूत्र। निषेध सब पहले श्रवण संज्ञा का निषेध लिखेंगे, पहले लिखेंगे सवर्ण संज्ञा का निषेध सूत्र। ये भी पूछा जाता है बेटा, सवर्ण संज्ञा का निषेध सूत्र, निषेध सूत्र। अब ये तुल्य आस्य प्रथमम तो करता था सवर्ण संज्ञा, अब ये करता है हमारा निषेध, सवर्ण संज्ञा का निषेध। इसमें न प्लस अच, यहाँ संधि हुई है और जय का हलो झयो हनतश्याम से ह का झ हुआ है, चौथा वर्ण हुआ है को, यहाँ है, ठीक है। अच और हल, ठीक, अच और हल। अच स्वर हो गए और हल, हलों में सारे हल यानी व्यंजन हो गए। ये स्वरों को बताता है,
इसमें अच में हमारे स्वर हो गए सारे, और हलौ में हमारे सारे हल यानी व्यंजन, व्यंजन वर्ण। यहाँ हमारे व्यंजन वर्ण हो गए। और ना का मतलब तो है ही ना, निषेध। ठीक, अब कुछ वृत्ति हमारी श्रवण संज्ञा है तो पिछले सूत्र से आ जाएगी। ठीक है, तुल्य, आस्य, प्रयत्नम, श्रवणम, ये हमारी पिछले सूत्र से आ जाएगी जो हमने पहले श्रवण संज्ञा का सूत्र पढ़ा है। अब तुल्य, आस्य, प्रयत्नम, सवर्णम, इस सूत्र का निषेध करने वाला सूत्र है हमारा ना झलौ। अब ये निषेध क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, चलिए ये भी देख लेते हैं। अच और हल, यहाँ कहा गया है कि अगर जैसे मान लो ई है और प्लस ह, क ले लीजिए, क, तो इन दोनों की क्या श्रवण संज्ञा होगी? नहीं। क्यों नहीं होगी? किस सूत्र ने निषेध किया है? ना झलौ ने, कि अगर अच के बाद हल व्यंजन आता है, हल वर्ण आता है, तो श्रवण संज्ञा का निषेध हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पिछले ही सूत्र में समझाया, अगर सावर्णी हैं तो आस्य यानी मुख प्रयत्न, उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न समान होने चाहिए। इनके ना तो उच्चारण, इसका भी उच्चारण स्थान अलग है और इसका भी, ये विवृत हो जाते हैं बाह्य अभ्यंतर प्रयत्न में, और ये स्पर्श व्यंजन है तो इनके प्रयत्न भी अलग अलग हैं। तो इसलिए ये जो ना झलौ सूत्र है ये आकर के कह देता है कि यहाँ इनका निषेध करूँगा मैं। कौन? ना झलौ। ना झलौ क्या करेगा? निषेध, क्योंकि वो निषेध सूत्र है। ठीक, तो ये हमारा निषेध सूत्र हो गया। ना झलौ श्रवण संज्ञा का निषेध करता है। अब आपसे श्रवण संज्ञा के सूत्र तो अब तक पूछे ही गए हैं सभी एंट्रेंस एग्जाम में, लेकिन क्या पता इस बार पूछ ले कि श्रवण संज्ञा का निषेध करने वाला सूत्र कौन सा है। तो ध्यान रखेंगे, ना झलौ, यहाँ अच है, क्यों? ये संधि हुई है, यहाँ दो संधि हैं, यहाँ अच और हल। ना झलौ, झ का है और ज का च, ये संधि हुई है। ना प्लस अच प्लस हल, ये हमने इसको तोड़ कर लिखा है। तो अच माने स्वर होते हैं, हल माने व्यंजन होते हैं। जब स्वर और हल आएंगे तो वहाँ श्रवण संज्ञा नहीं होगी, ये श्रवण संज्ञा का निषेध करता है। तो अगला पढ़ते हैं हम। अगला सूत्र है हमारा श्रवण संज्ञा ही करने वाला सूत्र है। ये सूत्र वार्तिक है। जिन वर्णों को महर्षि पाणिनि से जो छूट गए या जिनको उन्होंने छोड़ दिया या उनसे छूट गए, ऐसे दो वर्ण थे, री और ली। इनका क्या करें, इनको क्या कहें? इनके लिए भी एक वार्तिक बनाया कात्यायन ने। री ली वर्णयोः मिथः सावर्ण्यम वाच्यम वार्तिक। तो ये क्या करता है? ये भी हमारी श्रवण संज्ञा ही करता है। श्रवण संज्ञा सूत्र, ये तो वार्तिक है। आप लिखेंगे क्या करेगा ये? श्रवण संज्ञा। क्या करता है? श्रवण संज्ञा। किन किन वर्णों की? री ली वर्णयोः, री और ली वर्ण की मितः मिलाकर सावर्णी सावर्ण हैं, ये सावर्णी हैं। री और ली के कुल मिलाकर कितने भेद होते हैं? 30। 12 हो जाते हैं री के और 18 हो जाते हैं हमारे री के, क्योंकि री दीर्घ और ह्रस्व दोनों बनता है री का, और री का
ह्रस्व ही रूप रहता है, दीर्घ नहीं होता, इसलिए इसके 12 भेद हैं। इन दोनों को मिलाकर मिथा इन दोनों के कितने हो जाते हैं? कुल 30 हो जाते हैं, 30 भेद हो जाते हैं। ठीक, तो री के स्थान पर हम री का प्रयोग करते हैं किस वार्तिक से? री ली वर्णयो मिथः सावर्ण्यम वाच्यम, वाच्य से। ठीक है, वाच्यम से, वार्तिक से। जैसे क्या सूत्र कैसा है, वार्तिक कैसा है? ये सवर्ण संज्ञा, ये भी सवर्ण संज्ञा करेगा। ठीक, जैसे कि होत्री प्लस री कारः। अब इसके स्थान पर हम जब इन्हें मिलाएंगे इस पद को, तब हम यहाँ री का प्रयोग करेंगे। किस वार्तिक से? वो ये जो री के स्थान पर री के स्थान पर री होगा, तो वो किस वार्तिक से होगा? ये होगा री ली वर्णयो मिथः सावर्ण्यम वाच्यम से। जैसे आप समझ लीजिए, ये री और ये भी री का री, इसके स्थान पर क्या हो गया? री। इसका सावर्णी हमने री कर लिया, री का। तब हम रूप बनाते हैं इससे दीर्घ री, होत्री कारः, होत्री कारः। हो गया बेटा, होत्री कारः। समझ आ गया? इसमें 3 पद हैं। ठीक, इसमें पद तो नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि ये वार्तिक है। ये वार्तिक क्यों लिखना पड़ा कात्यायनी को? क्योंकि री और री 2 वर्ण पाणिनि जी से छूट गए थे। जब हम ये रूप बनाते हैं तो इसके 2-3 रूप बनते हैं। होत्रिकारा के ऋत्यकः सूत्र से प्रकृति भाव ही रहता है। ठीक है, और दीर्घ सवर्ण से दीर्घ हो जाता है, और ऐसे ही जब रहता है इसके 2 से 3 रूप बनते हैं, और वो तीनों रूप ठीक हैं क्योंकि उसमें अंकः दीर्घ सवर्णे सूत्र लगता है, री ली वर्णयो मिथ सावर्ण वाच्यम लगता है, और ऋत्यकः लगता है। इन 3 से होत्रिकारा के 3 रूप सिद्ध होते हैं। वो 3 रूप इसलिए सिद्ध होते हैं क्योंकि री और ली पाणिनि जी से छूट गए थे, इसलिए ये वार्तिक आया। इस वार्तिक ने आकर कहा कि इन 2 वर्णों की भी सवर्ण संज्ञा होगी। चलिए अब हम अगला सूत्र देख लेते हैं। चलिए, अब तक हमने पढ़े 3 सवर्ण संज्ञा करने वाले सूत्र। ठीक, एक पढ़ा तुल्य आस्य प्रथम वाला, वो संज्ञा सूत्र था। एक पढ़ा हमने संज्ञा सूत्र का निषेध करने वाला ना झलव, और एक पढ़ा हमने री ली वर्णयो मिथः वाच्यम वार्तिक पढ़ा। संज्ञा सूत्र, सवर्ण संज्ञा सूत्र, सवर्ण संज्ञा करने वाला री और लिरी की सवर्ण संज्ञा करता है, वो 2 ही वर्णों की सवर्ण संज्ञा करता है। तो 3 सूत्र हमारे सवर्ण संज्ञा से हो गए। अब अगले सूत्र पढ़ेंगे हम प्रगृही संज्ञा, जो प्रगृही संज्ञा करते हैं। अब हम उन सूत्रों को देख लेते हैं, ऐसे कौन कौन से सूत्र हैं। पहला है हमारा इदु देद द्विवचनम प्रगृहम। तो ये क्या करता है? हमारा प्रगृही संज्ञा क्या करेगा? प्रगृह्यम संज्ञा, ये करता है हमारी प्रगृही संज्ञा। अब इस सूत्र को तोड़कर लिखेंगे, क्या करेगा? प्रगृही संज्ञा। कैसा सूत्र है ये? प्रगृही संज्ञक सूत्र है। इदु देद द्विवचनम प्रगृह्यम। ठीक, इसमें क्या है? बड़ी ई है, ईत, फिर ऊ है, ऊत, ईत और ऊत। ठीक, ऊत और एत।
द्विवचनम प्रगृह्यम। अब ये हो गए हमारे, ये हमने अपने सूत्र को खोल कर लिखा। ईथ, ऊत, एत, द्विवचनम प्रगृह्यम। अब इनमें विभक्ति देख लेते हैं। इनमें भी प्रथमा विभक्ति, कौन सी विभक्ति है इसमें? प्रथमा। द्विवचनम में भी प्रथमा, प्रगृह्यम में भी प्रथमा। पद हैं यहाँ हमारे 3। पद कितने हो गए? 3। अब प्रगृह्य संज्ञा होती क्या है ये समझ लेते हैं। जब हम शब्द रूप या सर्वनाम रूप पढ़ते हैं उनमें द्विवचनांत, ये जो द्विवचन हैं उसमें हमेशा हमारे दीर्घ वर्ण आते हैं। दीर्घ वर्ण आते हैं उन्हीं को हम प्रगृह्य संज्ञा कहते हैं। जैसे ई, जैसे ई द्विवचनांत, प्रथमा का द्विवचन और द्वितीय का द्विवचन जब हम देखेंगे तो बनेगा हमारा शब्द रूप में देख लेते हैं हरि। ये द्विवचनांत रूप है, ठीक है। अब जब हम हरि का द्विवचन देखेंगे तो ये बनेगा हरि का द्विवचन। अगर हम साधु का देखेंगे तो ये बनेगा, ठीक है। और अगर हम साधु हो गया, विष्णु हो गया, द्विवचन में, ये तो हो गए शब्द रूप वाले। अब इसी का द्विवचन सर्वनाम में भी बनेगा। अमु हो गया, अमु। एत है हमारा तो रमे बनता है द्विवचन में। रमे, सीते, और इमऊ बनेगा सर्वनाम में। हो गया। तो ये हमारा जो द्विवचन आते हैं, जैसे इनकी आवश्यकता रूप सिद्ध करने की आवश्यकता तो शब्द रूप और सर्वनाम में पड़ी ही, लेकिन प्रगृह्य संज्ञक जो वर्ण होते हैं वो समास में भी काम आते हैं हमें, कि प्रगृह्य संज्ञक वर्ण को पहले रखिए या बाद में रखे जाते हैं। जब हम समस्त पद करते हैं समास विग्रह करने के बाद, वहाँ प्रगृह्य संज्ञक वर्णों की पूर्व प्रयोग और अंतिम प्रयोग में जो होता है वहाँ प्रगृह्य संज्ञक वर्णों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हरि हमारा प्रगृह्य संज्ञक वर्ण शब्द है, साधु भी और विष्णु भी, अमु भी, रमे, सीते, इमऊ, जो भी द्विवचनांत होंगे वो हमारे प्रगृह्य संज्ञक पद हैं, ठीक है। इसका पहला सूत्र मैंने आपको पढ़ाया, इदु द्वेद द्विवचनम प्रगृह्यम। इन वर्णों की ईत, ऊत, एत, इन वर्णों के द्विवचनांत रूप प्रगृह्य संज्ञक होते हैं। तो ये हमारे प्रगृह्य संज्ञक रूप हो गए। अब आपको हरि भी दिया जा सकता है, आपसे प्रगृह्य संज्ञक शब्द भी पूछे जा सकते हैं, प्रगृह्य संज्ञक सूत्र भी पूछा जा सकता है। कैसा सूत्र है? प्रगृह्य संज्ञक। किसमें कौन सी विभक्ति है? तीनों में प्रथमा विभक्ति है। पद कितने हैं? 3 हैं। तो ये वाला सूत्र हमारा कंप्लीट हो गया।
चलिए अब हम अगला सूत्र देख लेते हैं। चलिए अगला प्रगृहि संज्ञक सूत्र है हमारा अदसोमात। ये भी क्या करता है? प्रगृहि संज्ञा। कैसा सूत्र है? प्रगृहि संज्ञक सूत्र है। कौन सा? अदसोमात। अदस जो है वो है सर्वनाम रूप। अब ये सूत्र क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि अदस जो शब्द सर्वनाम रूप है हमारा, मकार से परे जो संधि या संधि करेंगे जब हम, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। अगर अदस शब्द सर्वनाम रूप है, इधर अमी है, अमी कौन सा रूप है? अमी, अमु, अदह, अमुहु, अमी जो रूप है हमारे अदस के, उसमें जो ये रूप बनता है हमारा, तो ये बनता है अदस शब्द में। ठीक, तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसक लिंग में भी, ये तीनों लिंगों। चलिए अब अदसोमात जो सूत्र है, इसमें द्विवचनांत वाली कोई कंडीशन नहीं है। इसमें द्विवचनांत कोई भी कंडीशन हमें नहीं ली गई। ये जो हमारा अदस हमारा सर्वनाम रूप है, सर्वनाम, मैंने इसकी भी एक वीडियो बनवाई है। अदस का पुल्लिंग जो रूप बनता है, अदस का पुल्लिंग रूप बनता है बहुवचनांत अमी। ये कौन सा रूप है? बहुवचनांत। और अमु भी किस में बनता है? अमु हमारा द्विवचन में बनता है। ये हमारा प्रथमा का द्विवचन है। ठीक, अदसोमात। अब मकार है यहाँ, अमी में मकार है, अमु में भी मकार है। ये अदस के पुल्लिंग में रूप चलते हैं असौ, अमु, अमी, अमुम, अमुहु, अमून, ऐसे करके जो हमारे पुल्लिंग रूप चलते हैं। और नपुंसक लिंग में चलते हैं अदह, अदह, अमु, अमु, अमुनी, अमुनी। ठीक है, और स्त्रीलिंग में चलेंगे हमारे असौ, अमुम प्रथमा और द्वितीय व्यक्ति में, अमु, अमु द्विवचन में बनेगा, और अमुहु, अमु हमारा बहुवचन में बनता है। तो ये हमारा प्रथमा का है और ये हमारा द्वितीय का है। ठीक, ये हमारा द्वितीय का द्विवचन रूप है और ये हमारा प्रथमा का बहुवचनांत रूप है। तो जब अमु और अमी प्रथमा का द्विवचन और बहुवचन रूप है, अमी और अमु, इसमें जो मकार है, इसके बाद हमारे स्वर हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें कोई संधि नहीं होगी, ये ऐसे ही रहेगा। इसलिए केवल अदस शब्द के लिए ही हमें ये प्रगृहि संज्ञक सूत्र अदसोमात लिखना पड़ा। ये हमारे प्रगृहि संज्ञक सूत्र से ही ऐसे रूप बनेंगे, केवल यही रहेंगे। ठीक है, ये अमी, अमी ईशः, अमी ईशः यही बनेगा। और अमु पुल्लिंग रूप है, द्वितीय का है, द्विवचन है, आस्ते। ठीक, यही रहेगा। इसलिए अदसोमात, इसमें भी मकार है और इसमें भी मकार है। इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? कौन सा प्रगृहि संज्ञक सूत्र लगेगा? हमारा अदसोमात प्रगृहि सूत्र, प्रगृहम सूत्र। ठीक, संज्ञा सूत्र लिखेंगे। प्रगृहि संज्ञा सूत्र। ठीक है, प्रगृहि संज्ञक सूत्र ही हमारा अदसोमात हो गया और रूप बनेगा इसमें अदस का अमी, अमु, ईशः, आस्ते। अमु आस्ते, अमी आस्ते, अमीशा, अमु आस्ते। ठीक, इसलिए ये अदसोमात जो अदस रूप है, शब्द रूप है, सर्वनाम रूप है, उसके लिए ये अदसोमात रूप लगेगा। फिर एक और है हमारा, इसका भी कोई खास प्रयोग नहीं है, लेकिन फिर भी जाने रहिए, जाने रहेंगे, पढ़े रहेंगे। जब आपको क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन नहीं है, तब आपको ये वाली चीज़ काम आती है जो हमें नहीं पता तब भी। जैसे
अब जब हमें ये ऐसे प्रश्न आते हैं कि किन में से नहीं है, जब हम 3 ऑप्शन को जाने रहेंगे तभी हम गलत छांट पाएंगे। ये इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि शे, केवल ये शे जो शब्द लिखा है ये भी एक सूत्र है, ये भी सूत्र है। और ये क्या करता है, ये भी प्रगृही संज्ञक सूत्र है, ये भी हमारी प्रगृही संज्ञा करता है। लेकिन ये कहाँ करता है, इसका प्रयोग, इसके रूप सिद्ध कहाँ होते हैं, वे होते हैं बेटा वेदों में। जब हम वेद पढ़ते हैं तो हमने देखा होगा अधिकांश में आता है, त्वे आता है और युष्म में आता है। जब छंद पूर्ति के लिए, पाद पूर्ति के लिए शॉर्ट शब्दों का यूज़ करते हैं शास्त्रों में, वेदों में, तो ये वाले प्रयोग हमने अधिकांशतः देखे हैं। ये किस सूत्र से आते हैं, ये आते हैं शे सूत्र से। शे भी एक सूत्र है, इसमें लुप्तांत प्रथमांत रूप है। शे कैसा रूप है, प्रथमांत है। कौन सा सूत्र है, प्रगृही संज्ञक सूत्र है। और इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग वेदों में किया जाता है। ठीक, युष्म में त्वे, अगर आपको यही ऑप्शन में दे दिया जाए कि युष्म में किस विभक्ति में बनता है, अगर आपको 2 ऑप्शन आ रहे हैं, तीसरे ऑप्शन में डाउट है, युष्म में त्वे दिया है, तो आप समझ जाएंगे कि ये कोई रूप नहीं बनता। ठीक है, जब युष्मद और अश्मद सर्वनाम रूप हम याद करेंगे, अगर एक ऑप्शन में दे दिया जाए कि युष्मद में युष्माकम रूप पूछा आपसे कि कौन से विभक्ति वचन का है, ऑप्शन में ये भी दिया युष्मे, तब भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर ये जाने रहेंगे तो आप अच्छे से छांट पाएंगे कि युष्मे और त्वे रूप युष्मद के वेदों में बनते हैं। ठीक है, तो ये वाले रूप तो हमने पढ़े ही नहीं हैं, लेकिन ये रूप होते हैं, पढ़े बेशक नहीं हैं, लेकिन ये रूप बनते हैं। और किससे बनते हैं, शे सूत्र से, प्रगृही संज्ञक जो हमने सूत्र पढ़ा है। ठीक, अब हमारा प्रगृही संज्ञक एक सूत्र और पढ़ा है, बचा है, अब जल्दी से उसको देख लेते हैं। अगला सूत्र भी हमारा प्रगृही संज्ञक सूत्र है, निपात एका अजनांग। ये कैसा सूत्र है, ये भी हमारा प्रगृही संज्ञक सूत्र है। प्रगृही संज्ञक सूत्र में एक अच, जब एक अच रहता है तो एक सिंगल अच जहाँ भी आएगा हम उसकी प्रगृही संज्ञा करते हैं। कैसा सूत्र है, प्रगृही संज्ञक सूत्र है। निपात एकाज अंग, निपात एकाज नांग सूत्र है हमारा प्रगृही संज्ञक सूत्र। इसमें निपातः प्रथमा विभक्ति में है, एका अच, एक अच, एक स्वर, एक सिंगल स्वर प्रथमा विभक्ति में है, तोड़कर लिखा हमने इसको। अनांग प्रथमा विभक्ति में, अनांग भी प्रथमा विभक्ति में। प्रगृही, हम पद कितने हो गए हमारे, टोटल 3 पद। अब हम यहाँ कहाँ पहचानेंगे कि ये प्रगृही संज्ञक है या ये प्रगृही संज्ञक वर्ण है। जैसे एक अच है, केवल ये एक ही अच है, ये। अब हम इसे ऐसे तो नहीं लिख सकते जोड़कर। ठीक, अब हमारा ये जो अ है इसे हम ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा एक अच है और ये निपात है। एक अच निपात कहलाएगा, तो ये दोनों हमारे अलग अलग होंगे। ठीक है, ऐसे ही अगला है ई इंद्रम, निपात हो गया, एक ही अच है। उ उत्तिष्ठः एक अच, तो ये हमारे एक एक निपात हैं। ई इंद्रम उ उत्तिष्ठः। ठीक, निपातः एकाजनांग प्रगृही संज्ञक सूत्र। कैसा सूत्र है, प्रगृही संज्ञा सूत्र है। निपात एकाजनांग, एक अच, ये संधि हुई है, यहाँ च आएगा, एक अच, ये अ है, और च एक अच यानी एक स्वर, केवल एक सिंगल स्वर, निपात अच। ठीक है, और अनांग, तो एक अच में ई उ आ। ठीक, आंग, अनांग। ठीक, अनांग को छोड़कर
ई ऊ जब हमारे सिंगल आएंगे, एक अच सिंगल आएगा तो हमारा एक अच निपात हो जाएगा। तो हमने प्रगृही संज्ञक सूत्र भी कौन कौन से पढ़ लिए। ये हमारा निपात एक अजनांग सूत्र हो गया, और से इससे पहले हमने शे पढ़ा, उससे पहले हमने पढ़ा अदसो मात। अदसो मात किस लिए पढ़ा हमने, क्यों पढ़ना, क्यों हमें वो सूत्र बनाया गया, क्यों पढ़ा, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अदस के जो सर्वनाम रूप हैं उसके मकार से परे स्वर जो आएंगे उसके लिए हमें अदसो मात का सूत्र पढ़ना पड़ा, प्रगृही संज्ञक सूत्र है। और ईदुदेत द्विवचनम, जो द्विरूप वचन होते हैं दीर्घ, वो जो दीर्घ हो जाते हैं इकारांत और उकारांत एकारांत, द्विवचनांत रूप हैं हमारे, वो भी हमारे प्रगृही संज्ञक वर्ण ही हो जाते हैं। ठीक, तो हमने 1 2 3 सूत्र हमने प्रगृही संज्ञक पढ़ लिए, सवर्ण संज्ञा वाले सूत्र पढ़िए। बाकी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए ये सूत्र देखिए आपको रिवीजन हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ भी आ जाएंगे। और इन सूत्रों में 1 से 2 3 4 नंबर हमें बड़े आराम से यहाँ से मिल जाएंगे। हम सारे सूत्रों का अध्ययन ऐसे ही करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि आपको सारी अगली वीडियो जब भी मैं डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम।